सिटी फिश न्यूज के सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। मेरा नाम है मुकेश माही। अभी हम मौजूद हैं आसी की जाट धर्मशाला में और आज जो है कांग्रेस पार्टी के द्वारा यहाँ पर जन सद्भावना एक रैली के जो यात्रा जो है वो निकालने को लेकर यहाँ पे एक पूरी एक मीटिंग का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें बड़े जो नेता जो है वो आज शामिल होंगे। कांग्रेस के बड़े नेता वीरेंद्र सिंह और पूर्व में सांसद रहे ब्रिजेंद्र सिंह, दोनों बाप बेटे की जोड़ी जो है वो यहाँ पहुंच रही है और पूरी एक कहें कि बड़ी तादाद यहाँ कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की है। किस तरह की क्या ये यात्रा है, किस यात्रा से क्या संदेश जो है वो कांग्रेस देना चाहती है, कैसा जो कहें कि राज्य का जो माहौल है, ये सभी विषयों पे जो है चर्चाएं होंगी। वीडियो के अंत तक आप बने रहिए। आज का जो आयोजन था, आज 24 अगस्त को आसी में कांग्रेस जन अभियान के नाम से शुरू किया है। वैसे ये इस कड़ी में दूसरी सभा थी। पहली जींद में की गई थी 20 तारीख को, और इस तरह की 5 सभाएं जो 15 हलके हैं उनको कवर करेंगी। एक 3-3 असेंबलीज़ की एक यूनिट बनाई गई है, जिसके अनुसार ये सभाएं हम कर रहे हैं। और इनका मुख्य उद्देश्य जो है वो सिर्फ यहाँ तक नहीं है कि सरकार का विरोध करने की बात, बल्कि एक जो राजनीति में हरियाणा में जो पिछले चुनाव के बाद से एक उदासीनता का माहौल है, और लोगों में भी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में भी, उसमें एक सक्रियता लाने के लिए, ताकि लोग कांग्रेस के प्रति जो निष्ठा रखते हैं और जो नए लोग जुड़ना चाहें उनको इसके साथ जोड़ा जा सके। और ये 5 मीटिंग्स होंगी। ये आज दूसरी थी, तीसरी कलायत में है, कलायत, नरवाना और उचाना की। चौथी परवाड़ा, उकलाना और हिसार की है। उसमें अभी देख रहे हैं कि तीनों की एक जगह करेंगे या हिसार की एक अलग से करके उकलाना बरवाड़ा की अलग करेंगे, और फिर अंतिम मीटिंग जो है वो 14 सितंबर को नलवा, आदमपुर और फतेहाबाद की होगी। तो ये 15 हलकों की है। और इसके बाद जो योजना है वो ये है कि अक्टूबर माह से सद्भाव यात्रा के नाम से एक प्रदेश भर की एक पदयात्रा शुरू करेंगे सारे कांग्रेस जनों के साथ, और जो करीब करीब 6 महीने चलेगी, और पूरा प्रदेश उसके अंदर 90 के 90 हलके जो हैं वो कवर किए जाएंगे। नाम जैसे आपने सद्भावना यात्रा कर दिया, और अभी जो नीचे में सुन रही थी कांग्रेस के बारे में राहुल गांधी ने जो एक मैसेज दिया, उस पर चलो कांग्रेस ये जो ये अलग अलग जुड़े हुए हैं, जो ग्रुप बने हुए हैं, उसके आपने एक डायरेक्शन दी, उसका क्या रहेगा कि पब्लिक में ये बात कैसे? नहीं, पब्लिक में तो बात अब जानी वैसे भी शुरू हो जाएगी, क्योंकि अब संगठन बनने की शुरुआत हो चुकी है। 32 जिला अध्यक्ष नियुक्त किए जा चुके हैं, और अब इसके बाद इनकी कार्यकारिणी वगैरह बनेंगी। तो एक पूरी टीम जो है वो हर ज़िले में, ज़िला के स्तर पे, ब्लॉक के स्तर पे, कॉन्स्टिट्यूंसी के स्तर पे बनना शुरू हो जाएगी। तो अपने आप एक ऊर्जा जो है वो पार्टी में आएगी, जो किसी भी धड़े से या किसी भी नेता से कहीं ज़्यादा बड़ी हो। संगठन क्या सही लगता है आपको, अगर जातीय समीकरण देखे जाए या डिस्ट्रिक्ट वाइज जिस तरह से जिम्मेदारी है? अब तक तो ये है कि ये उसका है, ये उसका, आपको अच्छा नहीं, वो तो आदतें थोड़ी बदलने में समय लगता है, लेकिन बहुत अच्छी एक शुरुआत है। और बाकी जो बनाए हैं, वो जो उनकी परफॉर्मेंस होगी आगे आने वाले समय में, वो तो उससे ही आकलन किया जा सकेगा कि कौन किसने कितना अच्छा काम किया। तो साहब कह रहे थे कि ये नहीं, ये पूरी कांग्रेस की यात्रा होगी, सब इसमें मिलकर चलेंगे। भारत जोड़ो एक यात्रा जो निकाली गई थी राहुल गांधी जी, उसमें बड़ा एक कहें कि चर्चा का विषय वो बन गई थी। तो इसी यात्रा में कौन एक मुख्य चेहरा है, कौन यात्रा कांग्रेस की यात्रा है, उसमें सारे कांग्रेसी होंगे, और इसमें कोई ये नहीं है कि किसी की लीडरशिप चमकाने के लिए यात्रा की जा रही है। इस यात्रा का उद्देश्य उससे कहीं बड़ा है। जैसे उस यात्रा का उद्देश्य ये नहीं था कि राहुल गांधी जी की लीडरशिप को लोगों के सामने पेश करना था, उसका मुद्दा बहुत बड़ा था। देश के अंदर जो बिखराव की शक्तियां जो काम कर रही थी, वो उन सब के खिलाफ एक यात्रा थी, भारत को जोड़ने की एक यात्रा थी। इसी तरह से ये यात्रा भी सद्भाव यात्रा है। हमारा जो भाईचारा है, इसको छीण छीण करने का प्रयास हो रहा है, उसको, उस चीज़ को रोकने की एक कवायद के तौर पे इसे लिए जाना चाहिए, ना कि इसके कि इसमें किसी लीडर को चमकाया जाएगा। लेकिन ये स्वाभाविक सी बात है कि कांग्रेस की यात्रा है, तो जितना कांग्रेस कार्यकर्ता और कांग्रेस जन इसमें भाग लेंगे,
पार्टी को उतनी शक्ति इससे मिलेगी। कल जयप्रकाश जी ने कहा है कि मैं बीजेपी इस बात की जानकारी नहीं है, कांग्रेस को सद्भावना यात्रा निकाल नहीं, वो अगर अनभिज्ञ हैं तो मेरा उसके बारे में शायद वो अखबार अखबार नहीं पढ़ते होंगे, आप उसके सोशल मीडिया भी नहीं देखते होंगे, शायद वही होंगे इकलौते जिन्होंने नाम नहीं सुना है। चलिए वो सीनियर है, मैं उनके बारे में कुछ कहना नहीं चाहता। आपने कहा कि सद्भावना यात्रा होगी और समाज में जो बिखराव हुआ है, कौन सी चीजें मानते हैं कि कहाँ बिखराव लगता है? क्या बीजेपी के दोबारा आने के बाद बिखराव आप मानते हैं? देखिए, राजनीतिक तौर पे समाज में जो चीज़ें होती हैं वो हमेशा राजनीति उनका एक आईना बनता है। तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि सामाजिक चीज़ें जो हैं जिसमें तनाव भी होता है, मिलन भी होता है, कई बार कटुता भी होती है, वो सारी चीज़ें आती हैं, लेकिन उसको कभी हरियाणा में सुनियोजित तरीके से नहीं बढ़ाया गया था जो अब बढ़ाया जा रहा है पिछले 10-11 साल से। और वो शुरुआत में ही शुरू हो गया था बीजेपी का 2014 में सरकार आने के थोड़े समय बाद से ही। और अब तो ये चीज़ हर जगह जग जाहिर है कि पूरी राजनीति जो है वो उनकी इसी के ऊपर आधारित है कि किस प्रकार से समाज को विखंडित करके वो अपने वोट साधने का जो उल्लू है, जो वोट का जो है उसका उल्लू वो साध सकें, तो उसका वो प्रयास कर रहे हैं और उसमें अब तक वो कामयाब रहे हैं। अन्यथा 2024 के चुनाव में बीजेपी ने तो कुछ प्रदेश के लोगों को ना कुछ कहा, ना कोई नई बात रखी, ना कोई नई चीज़ें लोगों के सामने रखी कि हम प्रदेश के लिए ये करेंगे या वो योजना लेके आएंगे, युवाओं को इस तरह से रोजगार देंगे, कृषि की इस तरह से बढ़ोतरी करेंगे, कुछ भी नहीं था उनके एजेंडा पर। लेकिन फिर भी वो सरकार बनाने में तीसरी बार कामयाब हुए हैं। तो वो सारा का सारा ये एजेंडा ही है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। राष्ट्रीय स्तर पे उसका रूप सांप्रदायिकता के रूप में है और हमारे प्रदेश में खास तौर पे वो जाति आधारित है। राहुल गांधी जी वोट चोरी का आरोप लगाते हैं, क्या आप सहमत हैं हरियाणा में कि वोट चोरी हुए? राहुल गांधी जी अब सबूत के साथ बात कर रहे हैं और उन्होंने तो 6 महीने की मेहनत करके पूरी रिसर्च टीम के साथ तब जाके एक असेंबली की चोरी पकड़ी है। अनुराग ठाकुर ने तो उनकी बात और पुख्ता कर दी, 3 दिन में ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 6 लोकसभाओं का डेटा दे दिया। और आप ये सोच के देखिए वो डेटा कहाँ से आया होगा, इलेक्शन कमीशन से आया होगा। इलेक्शन कमीशन जो चीज़ देश के साथ साझा नहीं करना चाह रहा वो सत्ता पक्ष के साथ साझा कर रहा है। जो चीज़ इलेक्शन कमीशन को जवाब देने चाहिए वो सत्ता पक्ष देने लग रही है। तो एक बड़ी अजीब सी स्थिति पैदा कर दी है और इसके लिए अंग्रेजी का एक ही शब्द है, इंस्टीट्यूशनल कैप्चर। वो इंस्टीट्यूशनल कैप्चर में वो काफ़ी हद तक कामयाब रहे हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन भी यदि उस रास्ते पर चल जाएगा तो फिर तो लोकतंत्र को बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और हमें इस बात की खुशी है कि ये बहुत अच्छे समय में ये मुद्दा जो है दोबारा इतना मुखर हो गया और शायद पहली बार अब ये लोगों के दिमाग में बैठना शुरू हो गया है। ये एक इलेक्टोरल एजेंडा पहली बार बिहार के चुनाव में बनता नजर आ रहा है। अभी तक ईवीएम की बात होती थी, लोग मानते थे नहीं मानते थे, लेकिन उस तरह से उसका प्रभाव नहीं था। जो इलेक्टोरल लिस्ट में जो धांधली है, एक तो जो राहुल गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी वो, और उसके बाद जो ये SIR नाम का प्राणी या जिन जो छोड़ा है बिहार में, इसने तो सारे लोगों को दिखा दिया कि खेल बहुत बड़े स्तर पर चल रहा है, बहुत व्यापक स्तर पर चल रहा है। 26 तारीख है जी। अब देखिए, अब तो क्योंकि कोर्ट की जो प्रक्रिया है उसमें थोड़ा समय तो लगता है, लेकिन हमें उम्मीद है कि फैसला जो भी होगा जल्दी आ जाएगा। अब बात है कि जो कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव के बाद में संगठन का जो अपना जो गठन जो किया, ये लेट नहीं मानते हैं? देर आए दुरुस्त आए। 2029 में क्या मानते हैं? ये संगठन तो 12 साल से ही मौजूद होना चाहिए था, लेकिन देखिए अब समय है, इन द सेंस कि अभी कोई ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ी राजनीतिक घटना हरियाणा में घटने वाली है या कोई चुनाव आने वाला है। तो उस नाते पार्टी के पास एक समय था और उन्होंने समय का उपयोग करके, और जिला अध्यक्षों की जो नियुक्तियां हैं वो तो जो एक्सरसाइज जब से शुरू की थी और जब नियुक्ति हुई हैं वो तो बहुत जल्दी है उस हिसाब से, तो उसमें डिले नहीं है। हाँ, लेकिन क्योंकि 12 साल से नहीं था तो मैं इसी चीज़ से खुश हूँ कि कम से कम ये हो गया अब, और आगे अब इसका विस्तार हो जाएगा। CLP लीडर नहीं बना पाई पार्टी, क्या वजह है? बीजेपी अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बना पा रही, आप हरियाणा के CLP को लेके बैठे।
वो राष्ट्रीय अध्यक्षता उनकी 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 1.5 साल पहले खत्म हो चुकी है। वो हो चुके हैं, मानते हैं। तो ठीक है, बड़ी बात करो ना, आप हरियाणा पे क्यों आ गए? मैं आपको उससे इतना बड़ा उदाहरण दे रहा हूँ कि 1.5 साल से बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बना पाई, आप सीएलपी का कह रहे हो। बीजेपी वालों से वो पूछ लेंगे सर कि आप क्यों नहीं क्या बनना नहीं, बीजेपी अपने बारे में तो बात ही नहीं करती, वो तो नेहरू को याद कर देंगे इस बात पे भी, कोई उदाहरण निकाल के लाएंगे कि वो मुख्यमंत्री इतने दिन तक वो यूं रह गया था बिना मंत्रिमंडल बनाए। सर हरियाणा में कानून व्यवस्था को क्या कहोगे? ध्वस्त। एक शब्द में यदि बोलूं तो कानून व्यवस्था नाम की हरियाणा में कोई चीज नहीं है, और वो इसलिए नहीं है कि वो बीजेपी की प्राथमिकता ही नहीं है। और किसी भी सरकार का, चाहे राष्ट्रीय स्तर की हो या प्रदेश स्तर की हो, सरकार का पहला दायित्व जो है वो उसका जो सिटीजन है, जो लोग हैं, उनकी देख रेख में उनको सुरक्षा प्रदान करने का है। लॉ एंड ऑर्डर जो है उसके बिना किसी शासन का, किसी प्रशासन का कोई इकबाल नहीं होता। और जो वो घटना घटी थी जब एक डीएसपी को उसकी वर्दी में आप लोगों के सामने बिठा के एक ऐसे व्यक्ति से जिसका कोई सरकारी ओहदा नहीं है, कोई स्थान नहीं है, उससे पब्लिक अपॉलॉजी जो करवाई गई थी, पूरी दुनिया के सामने जो मजाक उड़वाया गया था, उससे माफी मंगवा के, यदि ऐसी सरकार पुलिस के साथ ऐसा व्यवहार कर सकती है, और वो भी डीएसपी स्तर के अधिकारी के साथ, तो उनको ये गुंडागर्दी की घटनाओं से क्या वास्ता होगा, उसका अंदाजा आप खुद लगा लें। कल सर हास्य क्षेत्र में जो है एक भाजपा के मंडल अध्यक्ष के द्वारा पड़ोसियों की प्रोफाइलिंग की। मैं इसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं देना चाहता। ये तो अब रोज की कहानी हो रही है हरियाणा में, कभी यहाँ होगी, कभी गोहाना में होगी, कभी जींद में होगी, कभी हिसार में होगी, कभी अम्बाड़ा में होगी, कभी यमुनानगर में होगी, वो पीछे घटना इसमें चरखी दादरी में होगी। तो अब तो रोज यूं ही पटाखे फूटते हैं कहीं ना कहीं से। और जो मैंने कहा, क्योंकि इनकी प्रायोरिटी नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर आखिरी है इनके उसमें। इनका अल्टीमेटली घूम फिर के ये है कि इन लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशंस को भी वो रंग दे दो दूसरे वाला, किसी तरह से घुमा फिरा के। वहां भी ये ढूंढते हैं कि मारने वाला कौन है, मरने वाला कौन है, इनकी जाति ढूंढो और फिर उसको उस हिसाब से डील करना शुरू करो। तो ऐसी मानसिकता जहाँ घर कर जाए, उस सरकार का कोई इकबाल नहीं रहता। और मेरी मुख्यमंत्री से अर्ज है, मेरे वो मित्र हैं, मेरे साथ वो सांसद रहे हैं, भले आदमी हैं, कृपया करके लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर अपना मुख्यमंत्री होने का जो दायित्व है, उसको पहला दायित्व मान के उसको निभाएं। बाकी राजनीति और बाकी सरकार तो चलती रहेगी। वो तो कह रहे हैं हम तो जीरो टॉलरेंस नीति पे काम करते हैं। जीरो टॉलरेंस तो पुलिस से ही माफी मंगवाएंगे तो जीरो टॉलरेंस तो हो ही गई उसके बाद, कि हमें सारा खैर छोड़िए, मैंने अपनी जो बात कहनी थी उस नाते कह दी मैंने। मानते हैं सर विपक्ष ठीक अपना काम कर रहे बेहतर कर सकता है, बिल्कुल कर सकते हैं। हाँ बेहतर कर सकता है। और इसीलिए मैं कह रहा था कि लोगों के अंदर एक जनमानस में एक थोड़ा सा असंतोष और एक उदासीनता है। वो इसीलिए है कि शायद कांग्रेस को जिस प्रकार से उग्र रूप से एक विपक्ष की भूमिका निभानी चाहिए, वो शायद उस नाते नहीं हो पा रही। मनीषा तिवारी मामले में पत्रकारों के साथ विवाद की धारा लगा के भाई ये पत्रकार ही हैं जिन्होंने इस बीजेपी का ढोल इतना बजाया है पिछले 11 साल में। तो वो एक पुरानी कहावत है, जब ये नाटजियों का फैलाव हुआ था यूरोप में, तो एक व्यक्ति ने ये कहा था कि सबसे पहले ये कम्युनिस्टों के पीछे आए थे, हम चुप रहे थे क्योंकि हम कम्युनिस्ट नहीं थे। फिर ये सोशलिस्ट के पीछे आए, हम चुप रहे क्योंकि हम सोशलिस्ट नहीं थे। फिर ये ट्रेड यूनियंस के पीछे आए, हम चुप रहे क्योंकि हम ट्रेड यूनियन वाले नहीं थे। फिर ये जूस के पीछे लगे, हम चुप रहे क्योंकि हम जूस नहीं थे। लेकिन अब ये मेरे पीछे आए हैं, अब मैं मुड़ के देख रहा हूं तो मेरे पीछे कोई नहीं खड़ा। तो यदि आप किसी भी फाशीवादी शक्ति के साथ दब के या समझौता करके ये सोचोगे कि हम उनको संभाल लेंगे, इतिहास गवाह है ऐसा कभी नहीं होता। वो आपको इस कदर काटती है कि आपको ये भी नहीं समझ में आता कि आपके साथ हुआ क्या। और ये पूरी अब तो आपके एक इकलौता आप वाला माध्यम है जो बचा हुआ है, जहाँ से लोगों को अभी भी सूचना मिल जाती है जो बिल्कुल सरकारी पक्ष की ना हो। आपका नंबर है, मैं वही कह रहा हूँ, इसीलिए कह रहा हूँ सोशल मीडिया के ऊपर अब नेक्स्ट टारगेट है, क्योंकि बाकी तो सब कॉम्प्रोमाइज्ड है। अभी तो यार यात्रा का रूट राट बनने दो, तारीखें निर्धारित होने दो, उसके बाद देखेंगे बाकी। बीजेपी की बार बार बयान आ रही है खर्ची पर्ची और कुछ भी बुलवा लो यार उनसे, खर्ची पर्ची नौकरी दें तो खर्ची पर्ची का रोल आए ना बीच में। वो HKRN नाम का एक फ्रॉड चला रखा था, सिर्फ इसलिए कि आरक्षण ना देना पड़े, सिर्फ इसलिए कि गरीब घर के बच्चों को नौकरी ना देनी पड़े।
जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है। अब वो रही सही जैसी कैसी थी वह भी बंद कर दी कि 5 साल से कम वाले जाओ अपने घर, बोरिया बिस्तर बंद। तो नौकरी दें और फिर ये कहें कि खर्ची पर्ची नहीं चल रही, तब तो मैं समझ सकता हूँ। जहाँ 50,000 नौकरी देनी चाहिए वहाँ 50 लोगों को अपॉइंटमेंट लेटर दे के मुख्यमंत्री प्रोग्राम करता है। कभी सुना था पहले आप लोगों ने पिछले 70 साल में कि सरकारी नौकरियों की अपॉइंटमेंट की चिट्ठियां ऑडिटोरियम में दी जा रही हो? इवेंट लोगों का जो दिमाग है वो सारा, क्या दृश्य बोलते हैं, दृश्यम नाम की एक पिक्चर भी आई थी, कि वो इस तरह से दिखाया जाओ कि माइंड कैप्चर हो जाए। ये माइंड कैप्चर का तरीका है और उसमें काफ़ी हद तक ये कामयाब रहे। थैंक यू भैया।